नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जिसको लेके देश ही नहीं दुनिया भर में हंगामा मचा था, लेकिन इस तस्वीर के मद्देनजर जिस भी मेजर नितिन गोगोई हैं, उन्होंने जो पत्थरबाजों से बचने के लिए मानव ढाल बनाया था जीप के आगे एक शख्स को बांधकर, उसके लिए सेना ने सम्मानित किया है और सेना प्रमुख ने बाकायदा उन्हें सम्मानित किया गया। और इसका मतलब यह है कि शुरुआती दौर में इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उस एफआईआर दर्ज कराने के बाद जांच की कार्रवाई हुई, कार्रवाई में क्लीन चिट मिली और उसके बाद सेना ने प्रशस्ति पत्र के जरिए इन्हें सम्मानित किया है। और उसको लेकर चाहे जो बहस हो, लेकिन सेना ने माना है कि दरअसल ये प्रयोग उस वक्त के लिए बेहतरीन था और इस तरीके से विशिष्ट सेवा प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया जाएगा। लेकिन दस्तक में बात आज उस समाज की होगी, उस समाज की जिसको लगता है क्या बदल दिया जाना चाहिए। दरअसल जब हमने लिखा समाज को बदल डालो तो हमारे जहन में 1970 में यह फिल्म बनी थी। मौका मिले तो फिल्म जरूर देख लीजिएगा, लेकिन आज जिक्र समाज का हो चला है तो शुरुआत आज एक ऐसी खबर से जिसको सुनते हुए हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई बच्चा 1 रुपए की चकली किसी दुकानदार से बिना पूछे खा ले तो उसकी सजा हो क्या सकती है? जी, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें सजा ये हो सकती है। तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है जिसके पीछे की कहानी जब हम सुनाएंगे तो हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि बच्चे को नंगा कर पीटा जा सकता है, उसके गले में चप्पलों की माला डाली जा सकती है, बाल मुड़ाए जा सकते हैं और मासूमियत के सीने पर ऐसा जख्म दागा जा सकता है कि ताउम्र बच्चा चोर के कलंक को जीते रहे। और चोरी चकली की। जी, यह आधुनिक भारत के आधुनिक समाज का ऐसा सच जो सच होना नहीं चाहिए, लेकिन यह सच ऐसी त्रासदी के साथ मुंबई से महज 43 किलोमीटर की दूरी पर उल्लासनगर में हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि महज 8-9 बरस के 2 बच्चों की गलती तो वाकई सिर्फ इतनी थी कि खेलते खेलते भूख लग गई। सामने किराने की दुकान थी, डिब्बे में चकली पड़ी दिखाई दी। मासूमियत से बच्चों ने एक चकली निकाल ली और खा ली। दुकानदार ने 1 रुपया मांगा, बच्चों ने कहा रुपया तो है नहीं। तो दुकानदार महबूब पठान ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और फिर तीनों ने मिलकर जो किया उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बच्चों को ऐसे किया है, सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उनके टकला किया है, बाल गंजा किया है और उनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी है उनको पकड़ के अंदर डालना चाहिए। और हद तो ये कि बच्चों को पीटते हुए पठान ने वीडियो बनाया भी और अपलोड भी किया। यानी 8 और 9 बरस के बच्चों के बचपन को कुचलते हुए अपनी मर्दानगी का ऐलान भी किया। यह अलग बात है, वीडियो वायरल हुआ, लोग थोड़ा भड़के और पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है, वीडियो वायरल ना होता, स्थिति ये ना बनती तो पुलिस भी गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि समाज सभ्य नहीं रहा। वहां तो सिर्फ सभ्यता का तमगा जुड़ा हुआ है और समाज में बसते लोगों पर ही सवाल खड़े हैं। क्योंकि बच्चों पर जब जुल्म हो रहा था तो हर कोई देख रहा था। कुछ देखने वाले फफ्तियां कस रहे थे, मजा ले रहे थे, किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं और 1 रुपए वसूलने के लिए अनमोल मासूमियत को ही कुचल दिया गया। सच यही है। विक्रांत चौहान, उल्लासनगर, आज तक। सोच सकते हैं किस समाज में हम लोग जी रहे हैं। और महाराष्ट्र दरअसल उन राज्यों में शुमार होता है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, विकास की फहरिस्त में आगे, और मुंबई से महज 43 किलोमीटर की दूर की स्थिति। इस समाज को बदल दिया जाना चाहिए। यकीनन आपके जहन में यह बात उठ सकती है। हम एक दूसरे समाज का एक दूसरा चेहरा दिखलाते हैं जहां पर सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है, लेकिन वहां भीड़ तंत्र है, जंगल कानून है, न्याय भी जंगल की तर्ज पर लिए चल रहे हैं झारखंड। दोनों हाथ काट दो इसको। हाँ, काट दो। दोनों हाथ यहाँ से काट दो और छोड़ दो। ऐसा नहीं है। 35 साल का नईम दया की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ को दया नहीं आई। खून रिश्ता रहा, लेकिन लोग पीटते रहे और भीड़ ने नईम को बच्चों को उठाने वाला समझ लिया। और भीड़ तंत्र के सामने कानून व्यवस्था का तंत्र कहीं दिखा ही नहीं। सिर्फ नईम ही क्यों, बल्कि उसके 3 और साथियों को भी भीड़ ने इसी तरह मारते मारते मार दिया। भीड़ तंत्र ही पुलिस, भीड़ तंत्र ही कानून और भीड़ तंत्र ही न्याय व्यवस्था।
और यह सब कुछ झारखंड के जमशेदपुर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर शोभापुर में हुई। चलते फिरते राह में रोका गया, बच्चों को उठाने वाला मान लिया गया और भीड़ तंत्र ने जंगल न्याय तुरंत कर दिया। क्या बोलेंगे, मेरा भाई मेरा एक सहारा था, वही परिवार चला रहा, छोटा था लेकिन मेरा गार्जियन था वही। जो ये सब चीज किए हैं उसको पूरा सजा होना चाहिए एकदम। भीड़तंत्र की यह हत्या मानसिकता सिर्फ यही नहीं थमी। इसी दिन 2 सगे भाई विकास और गौतम वर्मा और उनके दोस्त गणेश गुप्ता की नगाडीह में भीड़ ने हत्या कर दी। भीड़ ने खुद ही माना कि विकास, गौतम, गणेश चाइल्ड लिफ्टर यानी बच्चों का अपहरण कर ले जाते हैं। खुद ही सजा सुनाई, खुद ही सजा दे भी डाली। दौड़ के गाड़ी में बैठ गया, पुलिस के गाड़ी में, जीप कार में, और खींच के मार रहा। और दरोगा बोलता है बच्चा चोरी करे, मारो। और ललकार दिया उसको, कम से कम एगो फायरिंग कर देता सर, सब भाग जाता। हमारा बच्चा था सर, कुमारा लड़का, 25 बरस के लड़का है सर। और भीड़तंत्र का ये खूंखार चेहरा दक्षिणी झारखंड के कई आदिवासी जिलों में फैल चुका है। चाहे वो सरायकेला हो या खरसावां या सिंहभूम, हर जगह बच्चों को उठाने वाले गैंग से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया के जरिए फैलती चली गई। और अफवाहों का असर ऐसा कि भीड़ जिसे चाहे उठाईगिरी समझ ले, बस भीड़ में ताकत होनी चाहिए। क्योंकि बीते 8 दिनों में 3 अलग अलग हादसों में 9 लोगों की हत्या की जा चुकी है। और हर हत्या के बाद ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था है भी कि नहीं। इससे लोगों में भी गुस्सा, और गुस्सा इतना कि शनिवार को जमशेदपुर के मानगो और धातकीडीह में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर ही हमला बोल दिया। ऑपरेशन की टीम वहाँ पे कैंप कर रही है, सीआईडी की टीम अलग से वहाँ पे इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है जो विधि व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल रहे। विशेष शाखा की टीम वहाँ पे कैंप कर रही है। तो पुलिस थाने पर हमला हुआ तो पुलिस तमाशा जो अब तक देख रही थी शायद अब जागी, ये सवाल है। क्योंकि 10 दिन बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। 12 मई को पूर्वी सिंहभूम के जादूगोरा में 2 लोगों की हत्या के बाद भी पुलिस प्रशासन नहीं जागा। और 18 मई तक अफवाहों का भरोसा कर भीड़तंत्र ने 9 बेगुनाहों की हत्या भी कर डाली। और उसके बाद भी सीएम रघुवर दास खामोशी रहे, एक जारी किया, घटनाओं की निंदा की, मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और जांच के आदेश दे दिए और मान लिया सब ठीक हो गया। अब तक इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और करीबन 100 के करीब लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। कोल्हान के डीआईजी और कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। और इधर दिल्ली में जब मंत्री जी से यह सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया से निकलती अफवाहों पर 9 लोगों की हत्या हो जाए तो क्या सरकार के पास कोई तंत्र नहीं कि ऐसी अफवाहों पर नकेल कसी जा सके, तो जवाब मिला कि इसको हम रेगुलेट करें या नहीं करें। और इंटरनेट बना ही इसलिए है कि हर रेगुलेशन को तोड़ा जा सके। सो दिस इज अ चैलेंज विच इज प्रेजेंट। और इस जवाब में भी कई सवाल, लेकिन असल सवाल तो बेगुनाहों की जान जाने का है, भीड़तंत्र की हत्या का है और कानून व्यवस्था के ना होने का है, जिसका जवाब कौन देगा कोई नहीं जानता। धर्मवीर सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। यकीनन यह कौन सा समाज है, क्या इसे बदल दिया जाना चाहिए? बदलेगा कौन? समाज को खुद तय करना होगा। क्योंकि सत्ता या राजनीतिक सत्ता के आजरे अगर स्थितियों को टटोलने की कोशिश कीजिएगा तो मुश्किल पड़ जाइएगा। क्यों? हम आपको लिए चलते हैं, मुंबई से सटा हुआ इलाका है रायगढ़, वहीं पर करजत है। एक गांव में लिए चलते हैं, एक नहीं कई गांव में लिए चलते हैं, देखिए जरा। ये मुंबई शहर है, चमक दमक, रंगीनियत, हिलोरे मारती जवानियां और उफान मारता समुंदर। जी, और इस मुंबई शहर को छूते हुए रायगढ़ जिला है और रायगढ़ जिले के करजत का ये गांव है। जी, मुंबई एयरपोर्ट से महज 80-85 किलोमीटर पर दूर बसे करजत के आदिवासियों के गांव का नजारा देख लीजिए। ये बांगरावाड़ी का नजारा है। कुएं में इतना पानी भी नहीं कि कायदे से एक परिवार की प्यास बुझ सके।
लेकिन जिंदगी जीनी है तो पानी तो चाहिए ही, और हर कोशिश जरूरी है। अब मोरवाड़ी का ये नजारा देख लीजिए। बूंद बूंद को तरसते लोग हर हाल में पानी चाहते हैं। सरकार की तरफ से कोई टैंकर आता नहीं, और एनजीओ टैंकर ना भेजे तो गर्मी में मरने की नौबत आ जाती है। पानी का असली मूल्य क्या है, ये जब हम मोरेवाड़ी विलेज में आए तो आपको बता सकते हैं या आप देख सकते हैं कि पानी का असली मूल्य क्या है। क्योंकि मुंबई हो या कोई भी महानगर हो, वहाँ पे 24 घंटे लोगों को पानी मिलता है, लेकिन मोरेवाड़ी जो मुंबई से तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे लोग अभी भी जो है वो हर एक बूंद के लिए यहाँ पे झगड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे को पानी नहीं आता, बावड़ी है, बावड़ी में पानी नहीं, 2-3 दिन उधर रहना पड़ता है। ये बारे में सरकार बहुत उदासीन लगती है। ये पिछले 5-6 सालों से हमने सरकार से भी बहुत बार पत्र व्यवहार किया है, लेकिन कुछ फ्रूटफुल ऐसा कुछ निकला नहीं है। तो गांव चाहे बांगरवाड़ी हो, मोरेवाड़ी हो या काटेवाड़ी हो या खारवाची वाड़ी हो, पानी का भयंकर संकट हर आदिवासी गांव में है। और आदिवासी आंदोलन करते नहीं, हंगामा करते नहीं, तोड़फोड़ करते नहीं, और इन गांवों में इतनी तादाद भी नहीं कि वोट बैंक बनकर यह सरकार पलटने की स्थिति में आ जाए, तो इनके वोटों की भी कीमत नेताओं को रिझाने वाली नहीं। तो फिर पानी क्यों चाहिए? पानी कहां से आएगा? टैंकर से जब पानी किसी तरीके से चलकर यहां पहुंचता है तो घंटों कतार लग जाती है। उसके बाद कई किलोमीटर दूर सिर पर लाद कर चलना भी पड़ता है। इलाके की बावड़ियां भी खाली है। मुझे बताइए, यहाँ पे पानी की किल्लत की इतनी बड़ी समस्या है, तो सरकार उसके लिए कुछ करती है आपके लिए? कुछ नहीं सर, यहाँ भी टैंकर चालू किया 1 तारीख से, इसके बाद कुछ नहीं। वो जीवन ज्योत संगठन है ना, वो पानी डालता था हमारे बावड़ी में। ये रात दिन इधर लेडीज लोग सब छोता है, इधर नंबर पे थोड़ा थोड़ा एक हंडा पानी लेके जाता है। तो जो आदिवासी पेट पालने के लिए खेती करता है, लेकिन खेती की जमीन पथरीली तो पानी को रोकने की क्षमता भी नहीं। यानी जिंदगी जीने की पहली शर्त पानी। और सच यह है कि बिजली सड़क सब है, लेकिन पानी नहीं है। और गर्मियों में तो हालात ऐसे कि कईयों को समझ नहीं आता कहां जाए। तो पानी का असल सच यह है कि जहां बूंद बूंद पानी की कीमत सीधे जिंदगी से जुड़ जाती है, दुर्भाग्य से ऐसी तस्वीर कोई नहीं देखना चाहता। सरकारें भी नजरअंदाज कर देती है, और शायद मुंबई की चकाचौंध तो इससे दूर ही रहना चाहती है। क्योंकि एक सच तो यह भी है, करजत में ना बीजेपी जीती ना शिवसेना, विपक्ष की एनसीपी जीत गई। तो फिर आदिवासियों का भला करे तो कौन करे? सियासत कर नहीं सकती और व्यवस्था कोई है नहीं। मोरेश गणपते, करजत, आज तक। लेकिन वोट बैंक अगर ताकत है तो चलिए, दलित वोट बैंक वाकई ताकत है। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर या वहां के सामाजिक बिसात पर जिक्र समाज को बदलने का हो चला है, तो उसे भी परख लीजिए, स्थिति क्या है। किसने धर्म परिवर्तन की धमकी दी? किनसे दलित परिवार नाराज हैं? कौन दलित क्या कर रहा है? ये ना देखिए, ये देखिए कि दलितों का हाल है क्या। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, संबल, दलितों में गुस्सा है। जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये यूपी का हाल है तो क्या योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के दलित नई मुश्किल का सबब बन रहे हैं, या दलितों की मुश्किल योगी आदित्यनाथ से संभाले नहीं संभल रही? क्योंकि सरकारी नाकामी के बीच परेशान दलित परिवार अलग अलग जिस तरह धर्म परिवर्तन करने की धमकी दे रहे हैं, उसके बीच बड़ा सवाल तो यही, क्या कोई राजनीतिक मसीहा अब सूबे में बचा नहीं जो दलितों का हाल जान सके? या फिर दलित के जो हालात हैं उसके लिए कोई निदान किसी के पास नहीं? क्योंकि सहारनपुर में जिस तरह कई दिनों तक हिंसा हुई, उसने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी, तो असंतुष्ट दलितों का गुस्सा भी सतह पर आ गया। यह गुस्सा दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचा। हमारे आदमी कुछ वहाँ इंसाफ मांगने के लिए गए तो उन्हें ही पकड़कर और जेल में अंदर कर दिया। 30-40 आदमी पकड़कर वो भी अंदर कर दिया। तो सवाल जंतर मंतर पर पहुंचे गुस्से का नहीं, सवाल छोटी छोटी चिंगारियों का है। क्योंकि अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में सवर्ण परिवारों के साथ हुए विवाद के बाद कई दलित परिवारों ने इस्लाम कबूल करने की धमकी दे डाली।
इतना ही नहीं, उन्होंने देवी देवताओं की प्रतिमाओं को सड़क पर रख प्रदर्शन किया। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बामुश्किल शुक्रवार तक का वक्त दिया गया है, मना लिया गया है। सुबह तक का समय दिया है हमने सर। या तो हमें हिंदू धर्म से अपनाएं, हिंदू धर्म में पूरा ही अपनाएं, ये दलित और वो हटाया जाए हमसे, और या फिर हमें मुस्लिम धर्म अपनाएंगे नहीं। कोई अल्टीमेटम दे रहा है, किसी के सामने चुनौती है, किसी के सामने मुश्किल है, कोई अपने तरीके से न्याय कर रहा है। यह हालत अगर समाज की है तो इसे बदलेगा कौन? सिल्वर स्क्रीन पर नायक जो होता है वो दरअसल असंभव को संभव कर दिखाता है। उसमें एक नाम रजनीकांत का भी है, जो राजनीति में आने के लिए मचल रहे हैं। तो आइए तमिलनाडु के अक्स में रजनीकांत को भी देख लिया जाए। ये शोर, यह हंगामा रजनीकांत को लेकर है। कहीं पुतले फूंके जा रहे हैं तो कहीं नारे लग रहे हैं। और ये सब रजनीकांत की किसी फिल्म के रिलीज होने का हंगामा नहीं, बल्कि सिल्वर स्क्रीन से राजनीति के मैदान में उतरने के कयास भर से उभरा हुआ हंगामा। और इस हंगामे में तमिलनाडु के लाखों किसानों की त्रासदी दब सी गई है, जो सदी के सबसे बड़े सूखे से जूझ रहे हैं। मानसून के लिए कहीं पूजा हो रही है, कहीं हवन किया जा रहा है। आलम यह है कि इस बरस 144 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सिंचाई के लिए सबसे बड़ा बांध मेट्टूर बांध में पानी रेड अलर्ट के नीचे जा चुका है। और यह तस्वीर विपक्ष की राजनीति को साधने वाले करुणानिधि के पिछले बरस के जन्मदिन की है। तब भी राज्य में सूखा था, तब चुनाव हारे थे, सत्ता खिसक चुकी थी, लेकिन जन्मदिन मनाया गया। और इस बरस भी सूखा है, लेकिन 2 जून को करुणानिधि के जन्मदिन को जश्न से मनाने की ऐसी तैयारी कि समूचा यूपीए और वामपंथी नेताओं का जमावड़ा चेन्नई में हो ही जाए। அதுக்காக நான் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் வரும்போதும் என்னுடைய ஆதரவு யாருக்கும் இல்லை அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுறேன்। तो रजनीकांत को अगर राजनीतिक शून्यता दिखाई दे रही है तो 2 बातों को समझना होगा। पहला, रजनीकांत ने कभी किसान, कावेरी पानी के मुद्दे, श्रीलंकाई तमिलों को लेकर कोई बात या फिर हिंदी भाषा पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। और 1969 के बाद से तमिलनाडु की सत्ता करुणानिधि, एमजीआर, जयललिता के पास रही, जो सिल्वर स्क्रीन की देन है। यानी पहली बार रजनीकांत को लग रहा है कि आधी सदी से जिस राज्य में सत्ता सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध तले रही हो, वहां की सत्ता पहली बार सिल्वर स्क्रीन से दूर है। तो उस वैक्यूम को भरने का सुनहरा अवसर उनके पास है। लेकिन सिल्वर स्क्रीन की सुनहरी छवि से आगे का सच रजनीकांत के लिए मुश्किल भरा इसलिए है क्योंकि बीते 50 बरस में पहला मौका है जब राज्य के 1.25 करोड़ किसान मजदूरों के सामने 2 जून के खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले बरस कंगाली और कर्ज की वजह से 606 किसानों की मौत हो गई। 62% कम बारिश होने से हर डैम तालाब सूख चुका है। और शायद यही वजह है कि सिल्वर स्क्रीन। क्या वाकई रजनीकांत आएंगे, असंभव को संभव कर दिखाएंगे? अजीबोगरीब स्थिति है।